किस तरीके से हम हमारे IoT बेस्ड एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। तो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर द बिगनर्स, वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोग्रामर्स एज वेल एज हार्डवेयर इंजीनियर, कि उसको ये मालूम होगा कि इफ वी वांट टू परफॉर्म ए एप्लीकेशन थ्रू द IoT बेस्ड सिस्टम, तो उसके लिए हमको कौन कौन से स्ट्रक्चर को, कौन कौन से पार्ट्स को, कौन कौन से फील्ड को, कौन कौन से लेयर को कंसिडर करना होगा। तो जनरली वी कैन डिवाइड द लेयर इन 4 पार्ट्स और 4 फील्ड, जिसको आप देख भी रहे होंगे, थिंग्स एंड डिवाइस, एज एंड डेटा एंड प्रोसेसिंग एंड प्लेटफॉर्म, एंड लास्ट वन इज द ऐप। इसको हमने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लिया था। जब आप बुक्स के अंदर देखेंगे तो इसके इनको 4 मॉडल्स के अंदर और डिवाइड किया हुआ है, डोमेन मॉडल, इंफॉर्मेशन मॉडल, फंक्शनल मॉडल और कम्युनिकेशन मॉडल को, जो कि हमने एक तरीके से फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस भी कर लिया था कि डोमेन मॉडल में किस तरह से हम कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मॉडल में हम कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज, फंक्शनल के अंदर आता है कि किस तरह से ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, और जब हम कम्युनिकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं तो किस तरह से एंड यूजर इन इन एप्लीकेशन को इजी वे में ये रिमोटली एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे या तो हम इस लेयर के थ्रू बताएं या हम मॉडल्स के या पॉइंट्स के रूप में बताएं, तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो आज की क्लास है। कि पहले तो हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं जो कि हमारा पिछली क्लास में रह गया था पार्ट, कि हमने थिंग्स, इनको हम 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसमें हम थिंग्स एंड डिवाइस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से सेंसर्स को हमने इसके साथ माउंट किया है फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और वो किस तरह से डेटा कंट्रोलर के थ्रू पास ऑन किया जा रहा है। फिर एज जो था वो ये था कि हमने उस डेटा को किस तरह से प्रोसेस कराने के लिए या डेटा मैनेजमेंट के साइड में भेजा है। तो हम ब्लूटूथ का एक एग्जांपल ले सकते हैं, वाईफाई मॉड्यूलिटी का, या वाईफाई जो वायरलेस फिडिलिटी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या हम ब्लूटूथ को यूज़ कर सकते हैं। और हमको ज़्यादा एरिया के अंदर कवर करना उस एप्लीकेशन को, या और ज़्यादा डिस्टेंस पे या रिमोटली एक्सेस करना है, तो वी कैन गिव द प्रेफरेंस टू द वाईफाई कनेक्टिविटी विद दैट। So the things and device used for the hardware purpose, or we can say that we are getting some data from the physical environment, or if we want to develop the Wi-Fi connectivity and we want to access the data which is stored by the sensor, and we want to collect या connect, और उसको हम उसको प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो एज एक हमारे पास, एज कंप्यूटिंग या फोक कंप्यूटिंग एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम डेटा को डेटा प्रोसेसिंग के लिए भेज रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास एरिया है जिसको हमने डेटा प्रोसेसिंग एंड प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पे बता रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, या इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि यहाँ हम किस तरह से डेटा को स्टोर करा रहे हैं, उसके लिए कौन कौन सी टोपोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हमने बताया था कि एप्लीकेशन जो हमारे पास प्लेटफॉर्म एज एन ए सर्विस, ये PaaS, ये हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर पार्ट आता है, जिसके अंदर हमने 3-4 चीज़ों के ऊपर बात की थी, जिसमें PaaS, SaaS और IaaS था। यानी कि हम यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इनको यूज़ करते हुए वी आर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग some system which is get the some data, और इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि डेटा एग्रीगेशन के लिए बात की जा रही है, डेटा को स्टोर किया जा रहा है, और उसको फिर एनालाइज करने के बाद उसको यूजर के ऊपर भेजा जाएगा। तो यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसके अंदर सिंपल सा आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि दिस इज द पार्ट इन विच वी आर इनेबलिंग, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने डिवाइसेस को यूज़ किया है, एक हार्डवेयर को यूज़ किया है। ये हमारे पास एज से रिलेवेंट आ गया, ये हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग से रिलेवेंट पार्ट आ गया, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसको कलेक्ट करने के बाद हमको उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है फॉर द यूज़र, उसको हम फिर बाहर भेज रहे हैं। और यहाँ पर फिर हम उसको ऐप के थ्रू जो या तो वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, या जो हमारे पास स्मार्टफोन है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या iOS एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम है, उसको हम यूज करते हुए। तो दिस इज द बेसिक हिरार्की, बेसिक लेयर डायग्राम विच इज फॉलो फॉर द एनी IoT बेस्ड सिस्टम। जब भी हमको कोई IoT बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले जो स्टेज होगी वो कहलाएगी कि कौन सा हार्डवेयर आपको यूज करना है और उसके साथ कौन सा सेंसर कनेक्ट करना है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि
जो एरिया है, जो वाईफाई या जो हम डेटा को कनेक्टिविटी के साथ आगे प्रोसेस करने चाहते हैं, वो किस तरह से होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास कि आप कौन सा जो वे ऑफ डेटा गेटवे के रूप में हम यूज कर रहे हैं, वो कौन किस तरह से या किस टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उस डेटा को कहाँ पे स्टोर किया गया है, किस तरह से स्टोर किया है, लोकल सर्वर पे किया है, क्लाउड पे किया है, क्लाउड से ले रहे हैं, ये दूसरी चीज होगी। और उसके बाद आप उसको किस तरह से रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे, ये हमारे पास फोर्थ वे होगा। कुछ बुक्स के अंदर जब आप देखेंगे, ऑनलाइन भी देख रहे होंगे शायद, और मैंने तो वैसे रेफरेंस बुक आपको राजकमल बताई है, मैग्रा हिल की, लेकिन उसके अंदर इन 4 लेयर की जगह 6-7 लेयर के अंदर बताया गया। लेकिन मोटा मोटे तौर से देखेंगे तो हम इनको 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। बुक्स कुछ जो अलग टेक्स्ट बुक है उनके अंदर इनको 7 लेवल्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो मैं इसी को ही 7 लेवल के अंदर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब हम उसको पूछता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ARM, तो हम उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है रेफरेंस मॉडल और एक होता है रेफरेंस आर्किटेक्चर। यहाँ हम जब इसको डिफाइन कर रहे हैं लेवल्स के रूप में, तो जैसे पहला आ गया हमारे पास फिजिकल लेवल, जिसको हम लेवल 1 बोल सकते हैं। और आप इस डायग्राम से अगर देख भी रहे हैं तो इसमें हम बोल सकते हैं कि लेवल 1 इसका मतलब है कि हम हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि वी आर यूजिंग द सम सेंसर टू गेट द सम डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या हम फिजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद सेकंड लेवल जो बता रहे हैं कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें आता है कनेक्टिविटी। तो मैं एज वाला जो पार्ट है उसको कनेक्टिविटी के रूप में आपको बता रहा हूँ कि जो एज है जो हम यूज कर रहे थे, या फोग कंप्यूटिंग की हम जब बात कर रहे हैं, तो वहां पे यही आ रहा है कि किस तरह से जो हार्डवेयर का जो डेटा है, इट विल बी मूव टुवर्ड्स द डेटा मैनेजमेंट सेक्शन। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज, या जिसको हम बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी। तो इन उन जो जो टेक्स्ट बुक है एक दो, उनके अंदर एज और कनेक्टिविटी को अलग अलग लेवल में डिफाइन किया हुआ है। फिर फर्स्ट फिजिकल लेवल बताया, दूसरा कनेक्टिविटी लेवल बताया, तीसरा हमारे पास एज लेवल बताया। एज लेवल के अंदर 2 चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की, ऑरेंज कलर में आप देख भी रहे होंगे इन 2 ब्लॉक्स को। उसमें 2 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज कंप्यूटिंग की या फॉग कंप्यूटिंग की, कि किस तरीके से हमको जो डेटा है वो पास ऑन किया जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्लो या मॉनिटरिंग भी हो। जैसे कि अभी मैंने बोला कि सभी स्टूडेंट LT1 से और ऑडिटोरियम में जाएंगे, तो यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो विदाउट एनी कोई कंट्रोल होगा तो सारे के सारे स्टूडेंट जा सकते हैं, नॉइज भी क्रिएट हो सकती है, डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स को। तो एक तो तरीका रखा कि पैकेट के रूप में, यानी कि मैंने बोला कि 1 to 5 ही जाएंगे पहले, फिर जब 1 to 5 ऑडिटोरियम में पहुंच जाएंगे तो नेक्स्ट 6 to 10 जाएंगे। तो दिस इज द वे ऑफ कंट्रोल द डेटा मूवमेंट बिटवीन द 2 डिवाइस या 2 प्लेसेस। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, और हमने तय कर रखा है कि जो पैकेट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करें टूवर्ड्स द डेटा मैनेजमेंट, उसका जो साइज होगा वो कितना होगा। तो ये एज कंप्यूटिंग की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फ्लो मैनेजमेंट है वो भी सही तरीके से हो, और डेटा सही जगह पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये भी चेक किया जाएगा। बार बार में क्रॉस चेक किया जा सकता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि यू यू हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑडिटोरियम, अगर आप वहां नहीं जा रहे तो मैंने वहां पे किसी एक कोऑर्डिनेटर से पूछा कि जो स्टूडेंट यहाँ से LT से भेजे थे वो वहां पे मिले या नहीं मिले, या पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो ये फीडबैक सिस्टम भी रखा जाता है। तो दिस इज द अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एज कंप्यूटिंग और फॉग कंप्यूटिंग, to access or to check और टू टेक द फीडबैक ऑफ द डेटा की जो डेटा हम भेज रहे हैं हार्डवेयर से, वो सही जगह से या सही पॉइंट से वहां पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये भी एक इसका है। इसके बाद एक फोर्थ लेवल है जो दिखा बता रहे हैं डेटा एक्यूमुलेशन। और हमको डेटा एक्यूमुलेशन की जब बात की जा रही है, जिसका मतलब है हम लोकल सर्वर पे या जो भी हम क्लाउड यूज कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे PaaS के बारे में हमने बात की थी कि अगर हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज किया जिसके ऊपर हम डेटा को स्टोर करवा रहे हैं, वी डोंट हैव द स्टोरेज रिसोर्सेज, सो वी नीड सम एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर द डेटा स्टोरेज पर्पज। तो हमने क्लाउड सर्वर को यूज किया है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज किया है, तो हम उसके अंदर डेटा एक्यूमुलेशन को यूज कर रहे हैं, यानी कि डेटा को स्टोर कर रहे हैं। और ये कहलाएगा फोर्थ लेवल। तो फर्स्ट हो गया फिजिकल, सेकंड हो गया कनेक्टिविटी, थर्ड हो गया एच, एंड फोर्थ इज द डेटा एक्यूमुलेशन वेयर वी आर स्टोरिंग द डेटा विच इज कम फ्रॉम द nodes or which come from the
सेंसर्स। उसके बाद है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन से हमको ये पता चलता है कि जो नीडफुल इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से ग्रैब की जाएगी, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन यूजर के थ्रू एक्सेस करनी है या मांगी गई है। तो यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा, डेटा जो एग्रीगेट किया गया है उसको किस तरह से फिल्टर किया जाएगा, उसकी किस तरह से इंडेक्सिंग होगी, कि उसको किस तरह से जल्दी फैच किया जाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब जो हमने इंफॉर्मेशन ले ली है, यानी कि ये फिफ्थ लेवल हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन और एनालिसिस, की जो डेटा मैंने ले लिया उसका उस एप्लीकेशन में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वी गेट द इंफॉर्मेशन, बट हाउ वी यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास सिक्स्थ लेवल हो गया। और जो लास्ट है कोलैबोरेशन एंड द प्रोसेस, दैट इज द सेवंथ लेवल। सो वी कैन से दैट दीज फोर लेवल जो आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनको हम 7 लेयर में या 7 लेवल्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। एंड इनका जो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हम सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम IoT बेस्ड एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से हम एक एक पर्टिकुलर और रेफरेंस को यूज करते हुए डिजाइन एंड डेवलप करें। तो ये बारी मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को? हेलो। यस सर। तो सर अभी ये आई पास और ए पास में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है क्या नहीं? हाँ, देखिए हमारे पास जब हम इसकी बात करते हैं कि देखिए क्लाउड जो वर्ड है, इसका मतलब है कि हमने कोई भी तरह की कोई सर्विस है वो कुछ टाइम के लिए पेड फॉर्म में, या जो भी अभी जैसे AWS वगैरह हम यूज करते हैं, या MQTT सर्वर हम यूज करते हैं, या हम ब्लिंक सर्वर हम यूज करते हैं। आप लोग अगर IoT बेस्ड एप्लीकेशन देखेंगे तो ब्लिंक सर्वर है जो आपके प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो हमने वहाँ पे क्या किया है कि डेटा जो, या हम अगर हमको स्टोरेज की लिमिटेशंस है कि हमारे पास ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, या हमारे पास मेमोरी की इतनी फैसिलिटी या रिसोर्सेज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, PaaS जो जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस है एंड यू डोंट हैव द एनी सॉफ्टवेयर और एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर, बट आप क्या करना चाहते हैं कि आपको उस किसी टास्क को, किसी एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के यू नीड द सम कोड एंड यू नीड द सम प्रोग्राम, फॉर दैट यू रिक्वायर द सम सॉफ्टवेयर फॉर दैट। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, SAS एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं, पे करेंगे, इजिली आपको उसका लाइसेंस मिल जाएगा, उस क्रेडेंशियल मिल जाएंगे एंड यू कैन यूज इट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास, जिसको IaaS बोला जाता है, इसका मतलब है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज किया है, यू नीड द सम सर्विसेज, यू नीड द इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ सम सिमुलेटर, तो उनको हम बोलेंगे IaaS। तो दीज आर द थ्री वे इन विच वी कैन गेट द सम सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द एक्सटर्नल बॉडी, या जिसको हम बोल सकते हैं अलग अलग कंपनी से हम इस चीज को ले सकते हैं, और फिर उसके थ्रू हम IoT बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। यस। हेलो। यस सर। ओके, तो हम फिर आगे चलें। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना आपको? ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि हम यहाँ पे हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। आर्डिनो है हमारे पास, या हमारे पास रेस्पबेरी पाई है, दो ही सिलेबस के अंदर है। उसके बाद हमने बात की थी एज कंप्यूटिंग से रिलेवेंट कि हाउ वी प्रोवाइड द गेटवे, जो साइज ऑफ डेटा है या इंफॉर्मेशन हम जो पास ऑन कर रहे हैं डेटा मैनेजमेंट को, वो किस तरीके से जाया जाएगा, और उसका जो साइज क्या होगा, वो दैट इज द पार्ट ऑफ, या दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज कंप्यूटिंग। उसके बाद हमने बात की थी कि जो डिवाइस एज है, जो क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैनेज कौन करना डिवाइसेस को, जो भी हम हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं, और साथ के साथ जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है या एग्रीगेट किया जा रहा है डिवाइस से, वो लेना है और फिर उसको डेटा मैनेजमेंट सेल को या पास करना है। उसके बाद हमारे पास ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रेफरेंस कैपेबिलिटी फॉर ए गेटवे, राउटिंग करना है, एग्रीगेशन करना है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कंट्रोल, ये सारी हमारे पास एज कंप्यूटिंग, ये पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द थर्ड लेयर और थर्ड लेवल,
जिसको हमने यहाँ पे डेटा एक्यूमुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के रूप में भी अभी अभी डिस्कस किया था, जिसको हम बोल रहे हैं डेटा मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करेंगे, जहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन होगा कि डेटा स्टोर कर लिया गया, उसकी इंडेक्सिंग कर दी गई है, एंड नाउ वी वांट टू गेट द सम इंफॉर्मेशन इन दिस रिलेवेंट डेटा विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड एप्लीकेशन की जो भी हम एप्लीकेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए हमको इस पर्टिकुलर डेटा से, उसकी बात की जाएगी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द डेटा मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस, तो यहाँ हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक हमने बात की थी पिछली क्लासेस के अंदर कि डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ सेंसर डेटा, रन रूल्स ऑन द डेटा स्ट्रीम, ट्रिगर्ड अलर्ट, एडवांस एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। यहाँ हमने बात की थी कि जो इम्पोर्टेंट टर्म है डेटा मैनेजमेंट की, उसमें एक तो ट्रिगरिंग हम वर्ड यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन के रूप में, और इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन जब भी बात की जाती है कि एक लेवल हमने रखा, उस लेवल पर अगर कोई इंफॉर्मेशन हमको बनानी है तो हम एक थ्रेशोल्ड रखेंगे, एक कंडीशन दे देंगे कि इफ वी गेट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या इस तरह का हमको कोई डेटा मिलेगा तो हमारे को एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, और उसके बाद कोई ना कोई दूसरा ऑपरेशन उसके रिलेवेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आई है या जो डेटा हम में से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है एनालिसिस करने के बाद, उसको किस तरीके से यूजर के ऊपर पास ऑन करनी है। तो जैसे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें कि हम डेटा कंटिन्यूअसली एक सेंसर लगाया है जो पल्स रेट, एक पेशेंट के पल्स को एक्सेस करा जा रहा है कंटिन्यूअसली। अब ये डिपेंड करेगा कि यूजर किस तरह से उसको प्रोग्राम करता है, लेकिन मैंने ये देखा कि एक सेंसर लगाया है जो हार्ट बीट को सेंस करता है या जो पल्सेज है उसको काउंट कर रहा है। अब पल्सेज एकदम से कम हो गई है या ज्यादा हो गई है तो वो डेटा तो स्टोर किया जा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर हमने एनालिसिस मोड पर रख रखा है कि अगर 1 मिनट के अंदर पल्सेज 80 से नीचे चली जाती है या 100 से ऊपर चल जाती है तो एंड टू एंड एक नोटिफिकेशन इसके फैमिली डॉक्टर को मिलना चाहिए या इसके रिलेटिव को मिलना चाहिए। तो यहाँ हमने यहाँ क्या कर दिया है, एक ट्रिगर अलर्ट कर दिया है, एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया है कि अगर हमको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो अलग से नहीं आई है, अगर नॉर्मल चल रहा है, अगर हमको पल्स जो पेशेंट की आ रही है वो बिल्कुल नॉर्मल आ रही है 85 का, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, तो अगर हमको लग रहा है कि जो पल्सेज है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब जितनी हमने एक्सपेक्ट कर रखा है उससे उसके अकॉर्डिंग आ रही है, तब तो कोई नोटिफिकेशन जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने लगा दिया कि अगर पल्स 1 मिनट के अंदर 90 को क्रॉस कर गई है या बिलो 70 हो गई है, बिलो 72 हो गई है, तो इसका मतलब एक नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड जनरेट होना चाहिए और वो या तो उसके फैमिली डॉक्टर के पास मिलना चाहिए या फिर वो उसके रिलेटिव को मिल जाए, तो जिससे कि नेक्स्ट स्टेज का हम उस पर काम कर पाए। समझ में आ रही है कि आपको ये बात? तो यहाँ पे ट्रिगर अलर्ट हमने एक सिस्टम अब इस चीज के लिए यूज किया हुआ है। सर हाँ जी सर इसी पिछले वाले स्लाइड में जो ये नो सर जो अभी आपने समझा रहा था, अच्छा हाँ ये हाँ ये वाला, हाँ सर इसका जो फर्स्ट पॉइंट है डेटा कलेक्शन स्टोरेज एंड एनालिसिस, ऑफ सेंसर और डेटा। हाँ और उसी का फिर एक फोर्थ भी है एडवांस एनालिटिक्स मशीन लर्निंग। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में पॉइंट में? डिफरेंस, ठीक है मैं बात करता हूँ। देखिए पहला तो हमने जो आपने पॉइंट किया डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस, यहाँ तो हमने जो भी सेंसर लिया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने हार्ट बीट सेंसर लगा रखा है और वो हार्ट के साउंड को या हार्ट की जो पल्सेस आ रही है उसको काउंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो केवल नॉर्मली डेटा आ रहा है, उस नॉर्मल डेटा को जो भी यानी कि जो भी पेशेंट से आ रहा है उस डेटा को मैं स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है, उसको स्टोर करा दिया। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि मैंने ये चेक किया कि जो हार्ट बीट आई है उस पेशेंट की वो कितने नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। नॉर्मल है तो मैंने उसकी कंडीशन दे रखी है, एबनॉर्मल है तो मैंने उसकी भी कंडीशन दे रखी है, और उसकी कंडीशन ये बता दी कि इफ इट इज मोर देन 100 या बिलो 70 है तो इसका मतलब है वो एबनॉर्मल पल्सेज है, यानी कि जो डेटा मुझको मिला है वो एबनॉर्मल है, मेरे को कुछ ना कुछ और दूसरा उसके साथ काम करना होगा। तो ये बात हुई। जो आपका जो फोर्थ पॉइंट है एडवांस एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, अब यहाँ पे हमने डेटा साइंस को यूज किया है, यहाँ पे हमने एल्गो या मशीन लर्निंग को यूज किया है। ये देखेगी
कि जो पुराना जो डेटा है, इस यानी कि इस पर्सन का पहले क्या प्रॉब्लम हुई थी, उस डेटा को इस डेटा के साथ ये क्या कर सकती है, मैच कर सकती है। तो मशीन लर्निंग जो हम यूज कर रहे हैं, एडवांस एनालिटिक्स का यूज किया जा रहा है कि वो हिस्ट्री के साथ इस डेटा को मैनिपुलेट कर सकती है, कंपेयर कर सकती है और उसके हिसाब से वो बता रही है। तो यहाँ पर हम जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया है कि डिफरेंस बिटवीन दैम, तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट डेटा है दैट इज द रियल टाइम डेटा, उसको एनालिसिस किया जा रहा है और उसके हिसाब से जो भी हमको टास्क करनी है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस एप्लीकेशन को परफॉर्म किया जा रहा है। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट विच यू आस्किंग मी, कि जो एडवांस एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग है, इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा था, स्टोरेज रखा हुआ था, जो भी क्लाउड पे रखा हुआ था या लोकल सर्वर पे रखा हुआ था, उस डेटा को इस करंट डेटा के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो एक रोबोटिक लैब है हम लोगों के पास, उस लैब के अंदर एक हमने रोबोट डिजाइन किया है, ट्रम्प रोबोट, और उसके अंदर हमने क्या किया है कि वो सर्वेलेंस के लिए काम में आ रहा है, और हमने उसको प्रोग्राम किया कि वो हर घंटे एक कॉलेज का कैंपस का, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कैंपस का एक राउंड लेगा, तो वो राउंड ले रहा है और वहाँ देख रहा है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट वहाँ रखे हैं, क्योंकि उसके साथ एक कैमरा एसोसिएटेड है, उसके अंदर इंटरफेस किया हुआ है और वो पूरे एरिया को कैप्चर कर रहा है और उसको फिर रियल टाइम पे भी देख सकते हैं, वो उसको हार्ड डिस्क के अंदर भी स्टोर कर रखा है। लेकिन मैंने उसको प्रोग्राम क्या कर रखा है कि हर 1 आवर के अंदर वो एक राउंड लेगा, तो जैसे वो सेकंड आवर के अंदर राउंड लेगा तो वो चेक करेगा कि जो ऑलरेडी पहले की चीजें थी वो है या नहीं है, यानी कि एक इसको इस तरह से समझे कि पहले राउंड के अंदर मैं उसके साइड में था, उसने मेरी फोटो ली, लेकिन जैसे सेकंड राउंड लिया, यानी आफ्टर 1 आवर उसने एक और निगरानी के लिए एक राउंड लिया कैंपस का और उसमें मैं मिसिंग रहा, यानी मैं नहीं दिखा, तो वो एक नोटिफिकेशन देगा यूजर को या जो भी जिसको भी उसको मेल भेजना है, तो वो बोलेगा कि 1 ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ कि यहाँ पर हमने जो रियल टाइम में जो डेटा मेरे को मिला है उसको मैंने प्रीवियस डेटा, जैसे आप अभी एक मतलब अभी घर पर है और आप अभी वापस कॉलेज आएंगे, तो आपको लगेगा कि ये बिल्डिंग तो लगभग 8-9 महीने पहले हुआ ही नहीं करती थी, तो आपने अपनी प्रीवियस विजिट को करंट विजिट के साथ कंपेयर किया है और फिर आपने देखा कि व्हाट आर द मेन चेंजेस अकर्ड इन करंट विजिट। तो ये कैसे पता चलेगा, व्हेन यू कंपेयर योर ऑब्जेक्ट विद द योर लास्ट विजिट। तो यहाँ हम यूज करेंगे मशीन लर्निंग को कि आपके पास कुछ डेटा था जो पहले का था और आपके पास अभी कुछ डेटा है जो अभी मिला है, अब आप उसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने पेशेंट की बात की, तो डॉक्टर कैसे बताता है, वो एक रेफरेंस लेता है कि भाई पहले ये ऐसा था और अब इसकी ब्रीदिंग या इसका जो लंग साउंड या जो इसका हार्ट बीट था वो ऐसा था, लेकिन अब सही है। तो वो कंपेयर कर रहा है कि पहले से ये बेटर है, पहले से ये ठीक प्योर है, पहले से अच्छा है ये। तो ये तभी पता चलेगा जब हम प्रीवियस डेटा को करंट डेटा, और इसके लिए हेल्प किसके लिए मिल रही है हमको, एडवांस एनालिटिक्स से मिल रही है। एडवांस एनालिटिक्स को हटा के मैं यहाँ पे डेटा साइंस भी लगा सकता हूँ और मशीन लर्निंग को भी रिमूव कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को इसको सिंगल लाइन में बताना हो तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ डेटा साइंस। यस यस चलो, समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब ये इतना टफ टॉपिक नहीं है। जो फोर्थ आपकी जो आपके आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल है वो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और बिल्कुल थ्योरेटिकल है, और इसको आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आज जो करंट चीजें हैं जो चल रही है वो इन्हीं चीजों के ऊपर चल रही है कि हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को यूज करते हुए किस तरह से आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन को हम डिजाइन कर पाएं। तो मैं अभी वापस मेरे पॉइंट पर ही आ जाता हूं कि हम थर्ड पॉइंट या थर्ड लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, एपीआई डिजाइन। ये सब आप लोग अभी कर भी रहे होंगे, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन किस तरह से बन रही है, उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उनको किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है और रियल टाइम पे उनको किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है। हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट था जिसमें हमने लॉजिकल डिजाइन की बात की थी, तो हमने कम्युनिकेशन ईपीआई की भी बात की थी। तो दो तरीके थे हमारे पास, एक तो था रेस्ट था और दूसरा हमारे पास था वेब स्टॉक। याद आ रहा हो तो आप लोगों को कि हमारे पास वेब स्टॉक और रेस्ट दो तरीके से थे जिसको हम कम्युनिकेशन एपीआई के लिए यूज कर रहे थे। इनका फंक्शन ये है कि कौन सा किस तरह से एक मॉडल हम डिजाइन करें जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको डेटा मैनेजमेंट से मिल रही है उसको हम यूजर पे भेजे, और यूजर या तो वेब सर्वर पे मिल रहा है, वेबसाइट पे मिल रहा है, या फिर वो iOS या एंड्रॉयड पे मिल रहा है, यानी कि उन स्मार्टफोन पे अवेलेबल है। तो इसके लिए किस तरह से हम कौन सी एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, उन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। तो जनरली हम रेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशनल ट्रांसफर, जो आप लोगों को ने नाम भी सुना होगा,
कि किस तरीके से स्टेट ट्रांसफर की बात की जा रही थी। हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस किया था कि रेस्ट एंड वेब स्टॉक इज द टू थिंग्स विच इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन एपीआई, जिसको हम रिप्रेजेंटेशनल REST जिसको हम बोलते थे रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, आपको याद आ रहा हो तो हमने बात भी की थी, और उसको यूज करते हुए हम एपीआई को डिजाइन करेंगे और उसी आर्किटेक्चर को हम फॉलो करते हैं जब हम जो हमारे पास जो आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल है आईओटी के लिए उसको डिजाइन करेंगे। तो आप लोगों के अभी सिलेबस के अंदर अगर जब देखेंगे तो इसमें रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चर ही कोई ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है जब भी हम आईओटी से रिलेटेड काम करेंगे। एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, कॉम्पैक्ट है और जो यूजर फ्रेंडली भी बता सकते हैं, साथ के साथ जो हम नोट्स यूज कर रहे हैं या सेंसर हम यूज कर रहे हैं उसके लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी इसके थ्रू हम जस्टिफाई कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो सेंसर है उनमें 3 हमारे पास क्राइटेरिया था कि जब भी हम आर्किटेक्चर को फॉलो करें तो वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, दूसरा हमारे पास वो पावर से रिलेवेंट जो, क्योंकि एक इशू रहता है बैटरी बैकअप का, वो उसको कवर करना चाहिए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, और एक सिस्टम कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं व्हेनेवर वी आर डेवलपिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एनी आईओटी सिस्टम। उसके बाद ये हमारे पास अभी अभी हमने बात भी की कि रैपिडली डिजाइन एंड डिप्लॉय एंड पब्लिश एपीआई। बहुत बार आप वर्ड सुन रहे होंगे पब्लिक एंड पब्लिश एंड सब्सक्राइबर एंड ब्रोकर। तो ये हमारे पास 3 मेथोलॉजी है जिसके अंदर हम डेटा को किस तरह से पास ऑन कर रहे हैं, और ये फर्स्ट यूनिट के अंदर भी हमने देखा था कि हमारे पास जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मॉडल का पार्ट है, तो वहाँ पर हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यूज कर रहे थे, और दूसरा हमारे पास था कि पब्लिश एंड सब्सक्राइब। पब्लिश एंड सब्सक्राइब का मतलब है कि जैसे मैं अभी आपको मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो मैंने पब्लिश कर दिया है, दोज आर इंटरेस्टेड टू टेक द क्लास, उन्होंने सब्सक्राइब किया, वो जूम पर आ गए, तो यहाँ पर आपने सब्सक्राइब कर लिया उसको। कब तक रखा? जब तक आपने, अब या तो फ्री में अवेलेबल है या वो उसके लिए आप पे कर रहे हो। तो मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जा रही है कि जो प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, जो तरीका या टेक्नोलॉजी या हम जो मेथोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं वो किस तरीके से है। और इसके अंदर 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन की भी बात आती है कि फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है। तो केवल और केवल आप अभी मेरी बात सुन रहे हो तो आप अभी हाफ डुप्लेक्स पे हो, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। और अगर आप सेम टाइम पर आप मेरी भी बात सुन रहे हो और मैं भी आपकी बात सुन रहा हूं, यानी कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो फुल डुप्लेक्स है, और सिंपल सा वॉकी टॉकी की जो बात की जाती है दैट इज द हाफ डुप्लेक्स। तो जब हम वेब स्टॉक की बात करते हैं तो हम उसमें फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम जो रेस्ट की बात करेंगे वो हाफ डुप्लेक्स के रूप में हम यूज करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से है कि एपीआई को यूज करते हैं, एपीआई गेटवे यूज किया, फिर वहां से हम मोबाइल्स के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऐप डेवलपर के ऊपर बात आ रही है कि वो किस तरह से बात की, मतलब हम किस तरह से ऐप को डिजाइन कर रहे हैं और उसको फिर किस तरह से सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। सिंक्रोनाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम रन टाइम पे या रियल टाइम पर हम बात करते हैं कि किस तरह से डेटा को एक्सेस किया जाएगा और उसको फिर किस तरह से पास किया जाएगा। एप्लीकेशन पास, अभी आपको मैंने बताया ही था अभी कि PaaS का मतलब था हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। उसको अडॉप्ट करते हुए हमने ये एप्लीकेशन पास फॉर्मेट को या मेथोलॉजी को या रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है, और उसके थ्रू हम जो भी हमारा API हमने डिजाइन किया है उसके बाद हम डेटा को हमारे वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हैं, या यूजर किसी भी तरह से उसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है वेबसाइट इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड मोबाइल ऐप एंड मोबाइल ऐप पास। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखिए यहाँ से जो डेटा आया वो पहले एस में गया, एस से वो डेटा मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस में गया, और इंटेलिजेंस के बाद वो डेटा ऐप के थ्रू या जो भी हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस डिजाइन किया है, ठीक है, उसके थ्रू वो वेबसाइट या वो मोबाइल सिस्टम पे गया है, और वहाँ पर हम या तो iOS को यूज कर रहे हैं या फिर हम एंड्रॉइड को यूज कर रहे हैं और डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट वी आर यूजिंग these 4 layers
टू एक्सप्लेन एंड डिजाइन द एनी आर्किटेक्चर ऑफ IoT बेस्ड सिस्टम। और दूसरा जो 2-3 पॉइंट और है कि कई जगह आप लोग देख रहे होंगे कि डोमेन मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल, इंफॉर्मेशन मॉडल और फंक्शनल मॉडल, इन 4 चीजों की ओर बात की जाती है। तो वो भी मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि हमारे पास हो गया। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए जिनको हमने ये कि दिस इज द सिनेरियो वेयर द मिडलवेयर एंड एज हैव कन्वर्ज। ठीक है, अब जो कुछ बुक्स के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि एक तो आपको यूज किया है डोमेन मॉडल, और जो डोमेन मॉडल है वो ही हमको ये बता रहा है कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं और कौन से उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। इंफॉर्मेशन जो मॉडल है वो मॉडलिंग के लिए बता रहा है, जैसे आप एक UML डायग्राम आपने यूज किया होगा कई बार, यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, और उसके थ्रू आप ब्लॉक के थ्रू बता रहे हैं कि इस ब्लॉक का ये स्पेसिफिकेशन है और इसको इस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो जो जो हमारे पास डोमेन मॉडल है, दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डोमेन मॉडल इज गिव द इंफॉर्मेशन कि किस तरह से हम IoT बेस्ड सिस्टम के लिए हार्डवेयर को या सेंसर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मॉडल आ रहा है कि जो हमने हार्डवेयर डेटा यूज किया है, हार्डवेयर से जो डेटा लिया है, सेंसर से जो डेटा लिया हुआ है, उसको किस तरह से फंक्शनल मॉडल यानी कि जहां पर हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं उनके पास भेजा जा रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन मॉडल है उसकी केवल और केवल जो काम होगा वो वही काम होगा जो एज का हम काम यूज कर रहे हैं। डोमेन मॉडल का वही काम होगा जो हमने थिंग और डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट मैंने बात की है कि IoT फंक्शनल मॉडल या फंक्शनल मॉडल, इसका फंक्शन है कि उस जो डेटा हमको मिला है इंफॉर्मेशन मॉडल से, उसको किस तरह से जाकर हमने स्टोर किया है फंक्शनल मॉडल में, और उसमें से कौन सी उस डेटा में से इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कैसे ग्रैब किया जा रहा है, कैसे उसको पिक किया जा रहा है, कैसे उसको फेच किया जा रहा है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंक्शनल मॉडल। और जैसे इस फंक्शनल मॉडल के बाद हम उसको यूजर के पास एक्सेस करना चाहते हैं, तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। तो आपके पास 4 हमारे पास मॉडल हो गए। पहला ये हमारे पास डोमेन मॉडल है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मॉडल है, ये हमारे पास फंक्शनल मॉडल है, और ये हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल है। तो अगर आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स विच इज यूज इन द आर्किटेक्चर ऑफ IoT, तो यू कैन एक्सप्लेन दीज 4 मॉडल्स। या आपसे लेयर डायग्राम पूछा जाता है तो आपको ये बताना है। और अगर इसको लेवल्स के रूप में भी बताना है तो मैंने अभी ये बताया भी है कि आपके पास इस 7 लेवल्स के रूप में हम हमारे इस IoT बेस्ड सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट्स की बात आ सकती है कि जो सेंसर्स हम यूज कर रहे हैं, वो एक्चुएटर्स हम यूज कर रहे हैं, टैग्स हम यूज कर रहे हैं डोमेन मॉडल पे, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो हम बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन चेक कि जो सेंसर हम यूज करेंगे वो किस तरह का होगा, या जो एक्चुएटर्स होगा। हमको ये भी मालूम है कि सेंसर और एक्चुएटर्स का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और तो उसको हम यूज करेंगे। और फिर जो भी हमको एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए वी आर सेलेक्टिंग देयर वोल्टेज लेवल, और उनमें कितनी बिट हम यूज कर रहे हैं, उनका प्रोसेसिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो सीरियली डेटा कितना दे रहा है एक साथ, उसको फिर किस तरह से उसको पैरेलली कन्वर्ट किया जा रहा है, ट्रांसमिट किस तरह से किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं जब भी हम कोई आर्किटेक्चर से रिलेवेंट रिक्वायरमेंट है किसी IoT बेस्ड एप्लीकेशन की। जब इंफॉर्मेशन मॉडल की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो डेटा हमको पास ऑन करना है, जो हमारे पास हार्डवेयर से आ रहा है, तो उसको किस तरह से पास ऑन किया जाएगा। जो हमारे पास मैथोलॉजी है कि वाईफाई यूज करना है, या हमको जिगबी यूज करना है, या हमको ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज करना है उन सब डेटा के लिए। तो ये चीजें हमको डिस्कस करनी होती है एज पार्ट के अंदर। जो फंक्शनल मॉडल है या फंक्शनल मॉडल जो हमने थर्ड बात की है, वो ये बता रहा है ARM के अंदर, बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ARM, आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल इन IoT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ARM। उसके अंदर जो बात है कि IoT सर्विस से वो डेटा किस तरह से स्टोर किया जा रहा है, उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है, उसको
स्टोर करने के बाद एक्यूमुलेट किस तरह से किया जा रहा है, उसको एग्रीगेट कैसे किया जा रहा है, उसको फाइनली फिर एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंक्शनल मॉडल की। तो फंक्शनल मॉडल के अंदर अगर आपसे पूछते हैं कि क्या और किस तरीके से हम डेटा को रखेंगे, तो यहाँ पर हम जब एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपकी कोडिंग पार्ट होगी कि जो डेटा है उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रैब किया जाए, और वो इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो यूजर या किसी भी एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है उस इंफॉर्मेशन को ही हमको रखना है। तो रियल टाइम पे जैसे ऑटोमेशन हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर ऑटोमेशन की बात की जा रही है, वेयर वी आर यूजिंग सम ह्यूमिडिटी सेंसर, सम टेम्परेचर सेंसर, PIR सेंसर हम यूज कर रहे हैं, जिससे कि अनऑथराइज पर्सन एंटर नहीं हो जाए, अगर होता है तो ऑटोमेटिकली पर्सन के पास नोटिफिकेशन पड़ जाएगा, या ओनर के पास या जो फार्मर है उसके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो ये कैसे चलेगा कि हमने कंटिन्यूसली ये देखा कि टेम्परेचर था सोल्ड रख दिया कि वो कंटिन्यूसली हर 15 मिनट के अंदर या 15 मिनट के या 20 मिनट के अराउंड टेम्परेचर ले रहा है, लेकर उसको एज के थ्रू डेटा प्रोसेसिंग में डाल के स्टोर कर रहा है। अब वहां पर पहले से प्रोग्रामिंग किया आपने, पाइथन में यूज की जगह रेस्पबेरी पाई लगा रखा है, तो आपने उसकी प्रोग्रामिंग की, और प्रोग्रामिंग करने के बाद आपने देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो या जो सॉइल के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो हमको यहाँ पर सॉइल सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हमको वाटरिंग करना स्टार्ट कर देना है प्लांट्स के अंदर या जो भी उसकी क्रॉप्स है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो जो हमारा डेटा है उसको चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर चेकआउट किया जा रहा है, ह्यूमिडिटी चेक की जा रही है, और ह्यूमिडिटी को चेक करते हुए मालूम किया जा रहा है कि जो सॉइल के अंदर जो भी प्लांट्स के या क्रॉप्स हम यूज कर रहे हैं उसकी ह्यूमिडिटी कम है क्या। तो अगर कम लगती है तो फिर वहां से ऑटोमेटिकली वाटरिंग या जो पंप हाउस है वो स्टार्ट हो जाएगा और वाटरिंग देते रहेंगे। अब कब तक चलेगी, तो यहाँ पे भी हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि एक नोजल लिया, उसमें टाइम कैलकुलेट कर दिया कि इतना वाटर इतना वॉल्यूम में या इतना मास में जा सकता है या जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ होगा। तो यहाँ इतना ऑटोमेशन किया जा सकता है, IoT बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है, क्वालिटी चेक की जा सकती है, और जो भी फार्मर को प्रॉब्लम आ रही है उनको रोका जा सकता है इन आर्किटेक्चर को यूटिलाइज करते हुए। तो अभी आज तो इतना ही देखेंगे, कल हम 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर एंड चैलेंजेस एंड द सिक्योरिटी। ये एक इम्पोर्टेंट काम है जिसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है कि सिक्योरिटी इज द मेजर इशू इन IoT बेस्ड एप्लीकेशन। आप देखेंगे कि बहुत सारे IoT बेस्ड सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हैक भी किया जा सकता है, उनको अनऑथराइज पर्सन उनको एक्सेस भी कर सकता है उस डेटा को। तो वो कैसे रोका जाए, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, और अभी ये बड़े चैलेंजेस हैं इसके अंदर कि किस तरह से इसको सिक्योर किया जाए, अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर पाए। और अभी क्योंकि स्टैंडर्ड्स नहीं बने हैं कि किस इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये डिवाइसेस काम करेगी, तो इन चीज़ों के ऊपर भी काम चल रहा है। तो मेरी तरफ से तो आज अभी इतना ही है, अभी आपको इस बारे में कुछ और पूछना है तो पूछिए। हेलो, अमन, अमन बंसल, यस सर। कुछ पूछना है आपको? नो सर। तो समझ में आ रहा है कौन सा यूनिट डिस्कस कर रहे हैं अभी हम? यस सर, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल। तो मैं इसको समअप कर देता हूँ विद इन ए हाफ मिनट कि आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल इज गिव द इंफॉर्मेशन कि वी आर व्हेन वी आर गोइंग टू डिजाइन एंड डेवलप एनी IoT बेस्ड एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए किस तरह से हम IoT सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो इट गिव द कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब कि एक जगह सब चीजों को किस तरह से लाया जाएगा, किस तरह से उनको इंटरफेस किया जाएगा। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो यानी कि कौन कौन से थिंग और डिवाइसेस के रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास गेटवे के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है, यानी इंटरनेट के लिए हमारे पास इंटरनेट या कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या मेथोलॉजी या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। फिर उसके बाद डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, और उसके बाद उस